हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर परीक्षा का ये हमारा अगला सेट है। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, मूल्यांकन को असेसमेंट, मूल्यांकन को क्या कहते हैं? इसका खालिस्तान का मतलब है मूल्यांकन को किस चीज़ से इंगित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है केवल नंबरों के संदर्भ में मूल्यांकन करना चाहिए। शुड बी डन ओनली इन टर्म ऑफ मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट टास्क। ऑप्शन नंबर सी, एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए। शुड बी अंडरस्टैंड अंडरटेकन एज ए सीपरेट एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। शुड बी ए पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बताएं मूल्यांकन किस चीज़ से इंगित करेंगे? मूल्यांकन, अब बताएं मूल्य। ऑप्शन नंबर एक क्या था? केवल मूल्यांकन को नंबर के संदर्भ। अरे बच्चे का मूल्यांकन से बच्चे की आंतरिक जानकारी का समावेशन करना होता है। बच्चा क्या करना चाह रहा है, नंबर का ही मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए मूल्यांकन, नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित है। बच्चों को छोटे छोटे कार्य दे तो बस उन्हीं से ही मूल्यांकन हो सकता है बच्चे का। तो मूल्यांकन हो ही नहीं पाएगा, विस्तृत चीज़ कहाँ से सीखेगा बच्चा? इसमें रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह दे रहे हैं एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए। अगर हर चीज़ का बच्चे का मूल्यांकन करने अलग अलग गतिविधियों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो इसमें क्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो हम सिखा रहे हैं बच्चे को, उसी के अंतर्गत बच्चे का मूल्यांकन किया जाना है। बच्चे ने आज क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। यानी कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है और होना भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संरचनात्मक दृष्टि के अनुसार अधिगम है इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज। ऑप्शन नंबर ए, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर सी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर। ऑप्शन नंबर डी दे रहे एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक। बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 2 का देखिएगा। अगर संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम, अधिगम क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया को बोलते हैं। एक लगातार सीखने की प्रक्रिया को ही अधिगम, उसी की सहायता से हम कोई कार्य सीख भी पाएंगे। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया नहीं, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में कहते हैं अनुभव के परिणाम के रूप व्यवहार में एक परिवर्तन, यानी कि हमने जो अनुभव किया है, किस चीज़ को देखा, अनुभव किया है, वही हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर दे तो वही हमारा अधिगम होगा। नहीं, अधिगम कैसे होता है? लगातार कार्यों करने से होने वाली क्रिया को अधिगम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी में एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, लगातार एक ही स्थान पर रह करके या एक ही माहौल में रह कर सीखने की क्रिया को हम अधिगम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, जब विद्यार्थी when a teacher has positive belief about student and their abilities, when the students, क्या होता है स्टूडेंट का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, ऐसा होगा? चलिए पहले प्रश्न आंसर पढ़ते हैं। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो बताएं प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इसमें क्या दे रहे हैं? बच्चे की सकारात्मक विश्वास कैसे बढ़ाएंगे विद्यार्थी? उसका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे बाद में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा भी किसी प्रकार बच्चे को सकारात्मक विश्वास होगा तो वो दबाव में नहीं आएगा, किसी प्रकार का नहीं उनका उत्साह भंग होगा। ये तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये तो होगा नहीं, कट कर देंगे इसको। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। अच्छा, बच्चे को हम सकारात्मक अच्छी अच्छी बातें बताएं तो प्रभावित नहीं होगा। अरे ये, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे हमारे माता पिता का नाम रोशन होगा। बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे क्लास में बैठ के मोटिवेशन के लिए, तो बच्चे पढ़ेंगे ना। तो प्रभावित क्यों नहीं होंगे? जब उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो प्रभावित भी होंगे सकारात्मक रूप से। ऑप्शन नंबर सी में सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते रहते हैं। तो इसमें क्या होगा? सकारात्मक विश्वास बढ़ेगा योग्यताओं विद्यार्थियों का। अगर उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो इसमें क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
बच्चों की गलतियाँ चिल्ड्रंस एरर अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। आर ए पार्ट ऑफ द लर्निंग अबाउट गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। आर इन इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन सी प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। रिफ्लेक्ट सो हाउ केयरलेस चिल्ड्रंस आर। ऑप्शन नंबर डी बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देती हैं। शुड बी इमीडिएटली करेक्ट करेक्टेड बाई आस्किंग देम टू डू रेस्पेक्ट प्रैक्टिस रिपीटेड प्रैक्टिस। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 4 का? इसका आंसर आप खुद देख के बता सकते हैं। अगर बार बार अभ्यास करने के लिए कहेंगे तो तुरंत सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। बार बार अभ्यास करने के लिए बच्चे सुधरेंगे नहीं, बच्चे और ढीठ हो जाएंगे। तो बच्चों को बार बार अभ्यास करने के लिए उन्हें मोटिवेट करो। आपको एक कार्य करने से ये चीज़ फ़ायदा होगा, आपके माँ का नाम माता पिता का नाम अच्छा होगा। ये तो होगा नहीं। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे इतने लापरवाह हैं। लापरवाह बच्चे को अगर बताएंगे गलतियाँ बच्चों की, नहीं, बच्चे की कमियाँ सुधारने के बाद उनकी अंतर्दृष्टि बताएंगे, उनकी अंतर्दृष्टि कैसी है। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहे हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन नहीं, गलतियाँ बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ही महत्व रखती हैं, जिससे बच्चे की सीखने की क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रहे हैं? बच तो यही रहा है, तो यही आंसर सही होगा। अधिगम का एक भाग है। गलतियाँ बच्चे के अधिगम का भाग होती हैं। उनके विचारों में गलतियों करके ही बच्चा अच्छी बात सीखता है और गलत विचारों को नाश करता है। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वह विधि जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इंटीएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, लर्नर सेंटर्ड मेथड। ऑप्शन नंबर बी परंपरागत विधि, ट्रेडिशनल मेथड। ऑप्शन नंबर सी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। ऑप्शन नंबर डी निगमनात्मक विधि, डिडक्टिव मेथड। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का? प्रश्न नंबर 5 का बताएं। निगमनात्मक विधि, अंतर्व्यक्तिक विधि या परंपरागत विधि या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। स्वपहल का प्रयास शामिल होता है किस विधि में? निगमन में स्वपहल तो शामिल होगा नहीं। अंतर्व्यक्तिक में हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, लर्निंग सेंटर्ड मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका प्रश्न नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। What principle does the following highlight? Students who do not perform well feel that they are not good enough and feel demoted. They are when like to give up easily without trying or persisting in doing task। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट सेपरेटेबल। और अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। कॉन्जिनेशन एंड इमोशनल आर नॉट सेपरेबल। ऑप्शन नंबर डी संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। कॉन्जिनेशन एंड इमोशनल आर नॉट रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 6 का? प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है इस व्याख्या के अकॉर्डिंग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? ए टीचर्स कैन इनकरेज चिल्ड्रंस टू बिकम इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व बाई। पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, emphasizing on rote memorization of the information given into the textbook। ऑप्शन नंबर बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, encouraging children to make intuitive guess and to log the multiple solution to the problem।
ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो बताएं प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनाने किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक में दी सूचनाओं के कंटेस्टीकरण से बच्चे किसी कार्य में प्रोत्साहित होंगे, नहीं होंगे। कंटेस्टीकरण करना ही नहीं है। कंटेस्टीकरण बच्चों की समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने से बच्चे को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अरे ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। किसी भी एक छोटा एग्जाम्पल हो सकता है। अनुमान लगाने में विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके ऐसा हो सकता है। सहज अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके ऐसा हो सकता है बच्चों को अनुमान लगाएं और फिर बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा देखो उसका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है। इसको और ऑप्शन पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, अगर समाधान लिखकर दिखा देंगे बच्चों को, फ़ायदा क्या रहेगा, बच्चे उसको भी कंटेस्ट कर लेंगे। ये भी नहीं होना है। ऑप्शन नंबर डी में क्या था, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। अगर एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए और पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करेंगे तो बच्चा कर पाएगा नहीं ना। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके बच्चे की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 7 का। अगले प्रश्न पे आते हैं। जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि द मेजर प्रोपोजिशंस ऑफ जीन्स पियाजे थ्योरी इज दैट, बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इनफेरियर टू अडल्ट, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज ए सुपीरियर टू अडल्ट। बताएं प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा। इस तरह इसका सीधा सिंपल है, काफ़ी बार आ चुका है प्रश्न। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। जेंडर इज ए एन, एक सामाजिक संरचना है। सोशल कंस्ट्रक्ट, एक आर्थिक अवधारणा है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर सी, एक जैविक निर्धारक। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेट, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। साइकोलॉजिकल इंटाइटिटी। तो क्या होगा जेंडर क्या होगा, सामाजिक संरचना है। समाज ने थोड़ी ना जेंडर बनाया है, तो ईश्वर की देन है। कौन कैसा है कैसा नहीं है, ईश्वर की देन है ना। तो ये कैसी है, आर्थिक अवधारणा, जिसके पास पैसा है वो लड़का हो, जिसके पास पैसा कम वो लड़की। ऐसा भी कुछ नहीं है। एक जैविक सत्ता है। इसका निर्धारण किसने किया, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेट, इसका निर्धारण ईश्वर ने किया है। इस स्त्री हो या पुरुष हो, जैविक निर्धारक हो भाई। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। ऑप्शन नंबर सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत एवं सोशल। फिजिकल, पर्सनैलिटी, सेल्फ। ऑप्शन नंबर शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। तो बताएं इसमें क्या दे रहे हैं, आयामों की सही पहचान कौन करता है। विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है कौन करता है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। विकास के साथ विकास के व्यापक आयामों की पहचान कैसे होती है, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य होती है, नहीं किससे होती है, शारीरिक भी होगी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इन तीनों से मिलकर ही हमारे क्या होता है, विकास का
निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन सभी के मिलकर हमारे विकास का व्यापक आयामों में पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। इंटेलिजेंस इज ए हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व मेंटल एक्टिविटी सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहे हैं? बुद्धि बहुआयामी आयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली की योग्यताएं शामिल होती हैं। इंटेलिजेंस इज मल्टी डिमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहे हैं? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। ऑप्शन नंबर डी में कहते हैं बुद्धि अनुभव के परिणामों के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। इंटेलिजेंस इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न को देखते हैं क्या दे रहे हैं इसमें, क्या बता रहे हैं। बुद्धि के बारे में कथनों में कौन सा सही होगा? बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। बुद्धि अनुवांशिक ऋण नहीं है। बुद्धि एक कैसी क्षमता है? बुद्धि एक माहौल की क्षमता है। जिस प्रकार माहौल में बच्चा रहेगा उसी प्रकार के माहौल को ग्रहण करेगा। तो अनुवांशिक विशेषक तो होगा नहीं, इसे कट हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल नहीं, पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली योग्यताएं शामिल होती हैं, ना की वजह से गलत हो जाएगा। बहुआयामी बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली योग्यताएं शामिल हो, ना की जाने परिमेय की जाने वाली, तो ये भी गलत हो रहा है। बुद्धि अविसारी रूप से सोचने की योग्यता है, तो इसका आंसर अविसारी रूप से, अपसारी होता तो ये भी गलत हो जाता है। अविसारी क्या है? किसी चीज़ को देख कर उसका चिंतन करने के बाद ही अविसारी रूप बनेगा ना। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी 11 का 11 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बताएं बताएं। नहीं, अगला पढ़ते हैं। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन है बुद्धि। बताएं क्या होगा बुद्धि का? बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है, ऐसा तो होगा नहीं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल होती हैं। परिमेय न की जाने वाली, अगर परिमेय होता है ना तो ये गलत हो जाता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी? सरकार, गवर्नमेंट, मीडिया। ऑप्शन नंबर सी परिवार या फैमिली। ऑप्शन नंबर डी विद्यालय। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम कहाँ से होता है? माध्यम कौन सा होता है प्राथमिक समाजीकरण का? बच्चे पहली बार कहाँ मिलते हैं? समाजीकरण कहाँ स्टार्ट होता है? समाजीकरण की पहली सीढ़ी क्या है? माता पिता। समाज में रहने के साथ बच्चे का सबसे पहले मिलन किससे होता है? अपने माता पिता से। तो समाजीकरण की प्रथम सीढ़ी क्या होगी? परिवार। परिवार में भी अगर दिया जाए कौन होगा? माता पिता। समाजीकरण की प्रथम सीढ़ी माता पिता ही होते हैं बच्चे के। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी परिवार इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, लर्निंग इज एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक पैसिव एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी एक अनुबंधित गतिविधि है, एक कंडीशनल एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी एक सामाजिक गतिविधि है, एक सोशल एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। अनु बाय लैब बाई क्वेश्चन अनुबंध को अधिगम कैसी प्रक्रिया बताया है? एक सामाजिक गतिविधि बताई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंपल प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज ए चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? प्री ऑपरेशनल स्टेज का आ गया है, बताना क्या होगा इसका आंसर? विलंबित अनुकरण, डिफर्ड इमिटेशन, विचारों की अनुक्रमणता, इरिवर्सिबिलिटी थॉट, बर्तुल प्रक्रिया, सर्कुलर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल जब बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल और डायरेक्टेड बिहेवियर। जब बच्चा पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे तो है किस प्रकार का
व्यवहार करेगा। विचारों की अनुक्रमणिकता, अनुक्रमणिकता मतलब बच्चे अच्छी तरीके से सोच नहीं पाता है, देख कर चीज़ को याद अच्छे से नहीं कर पाता, तो इसका आंसर क्या, विचारों की अनुक्रमणिकता, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रंस एंड देयर लर्निंग? बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। चिल्ड्रंस साइको इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटर्मिनेट एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशनल एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। चिल्ड्रंस हैव टू रिवॉर्ड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित तथा सीखने के लिए उनकी सक्रियता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। पूर्व निर्धारित होगी बच्चों की सक्रियता, किस पर निर्धारित होगी? बढ़ते थे, चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटर्मिनेट बाई हेरिडिटी ओनली। बताएं इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा बताएं आप हमें। इसका आंसर क्या पूछ रहे हैं, बच्चे में कौन सी है अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी बच्चे की? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उनकी, अगर बच्चा चाहे कैसा भी किसी सामाजिक परिस्थिति में अगर बच्चा आंतरिक रूप से प्रभावित है तो बच्चा हर जगह सीख लेगा। उससे सामाजिक पृष्ठभूमि देना ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी पर सामाजिक पृष्ठभूमि का हो बच्चा, अगर उसके आंतरिक स्वरूप अच्छा है। इसमें क्या दे रहे हैं, सही बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित आंतरिक रूप से अच्छा स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और तथा सीखने के सक्षम होते हैं। आंतरिक रूप से बच्चा अच्छा पढ़ने में तो वह हर चीज़ सीख सकता है। उसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतने ही काफ़ी प्रश्न, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए टेट के लिए। देखने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।